एसक्यूएल क्वेरीज़ को लिखने के लिए हमने जनरली हम यूज़ करते हैं, अगर एसक्यूएल सर्वर 2000 हमने इंस्टॉल किया है तो एसक्यूएल सर्वर में हम जैसे 2000 के साथ में ठीक है कुछ टूल्स आते हैं, है ना, जो मैंने लास्ट टाइम पर बताए थे। इसमें ये तो इसमें ये क्वेरी एनालाइज़र यहाँ नहीं तो आपको यहाँ पर पूरा जैसे एसक्यूएल सर्वर का जो रहता है, ठीक है, इसमें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। तो ये क्वेरी एनालाइज़र है, इंटरप्राइज मैनेजर है और भी कुछ टूल्स रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2005, मतलब जब हम .NET इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में 2005 एसक्यूएल सर्वर जो रहता है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो उसके अंदर एक एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है, ये इंस्टॉल नहीं होता है, ये हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सेटअप आपको नेट पर, इंटरनेट पर ईजीली और फ्रीली अवेलेबल हो जाता है ना। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आप जाओगे microsoft.com पे, तो वहाँ डाउनलोड्स के अंदर आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस करके आप डालोगे 2005, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस करके आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो टूल है ये 2005 जो डेटाबेस है उसके लिए बना हुआ है। तो .NET के साथ में 2005 इंस्टॉल तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए इंटरफेस नहीं मिलता है कि हम क्वेरीज़ कहाँ बनाएं, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए ये इंटरफेस है, ठीक है। ये सीधे आपको कनेक्ट करने के लिए बोल रहा, तो यहाँ सर्वर नेम देना पड़ता है, यूज़र नेम, पासवर्ड और यहाँ ऑथेंटिकेशन मोड, तो हमने इस तरह से चूज़ कर लिया। तो एक्चुअल में अब मैं इस इंटरफेस को कनेक्ट कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर 2000 से, है ना, जो एसक्यूएल सर्वर 2000 हमने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो फॉर कनेक्शन सर्वर नेम, ऑथेंटिकेशन मोड, लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड कनेक्ट। तो ये आपका एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें आप जैसे ऑब्जेक्ट ब्राउज़र एक्सप्लोरर जो रहता है, इसमें जाकर आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो ये सारा डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि एट द सेम टाइम हम किसी और सर्वर से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ से किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से सर्वर नेम दिया, तो कोई दूसरा सर्वर नेम सपोज मैंने दे दिया हरीश PC एक्सप्रेस करके, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मोड कुछ चेंज कर दिया हमने, सपोज ऑथेंटिकेशन मोड, सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड ले लिया, सेव करके कनेक्ट किया, ठीक है। अगर ये सर्वर होता और उस यूज़र नेम पासवर्ड से कनेक्ट हो जाता, है ना, मतलब इसका करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड अगर हम देते तो ये कनेक्ट हो जाता, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। तो मे बी सपोज इससे कनेक्ट करके देखते हैं, हाँ ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो सर्वर मिल गए, है ना। तो ये इंटरफेस जो रहता है इसमें हम एक से ज़्यादा सर्वर को एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मुझे कुछ टाइम तक मुझे इसमें काम करना है ना, कुछ टाइम तक मुझे इसमें काम करना है, ठीक है। तो मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, या फिर मुझे 2-3 एक्सप्लोरर मतलब ये एक्सप्रेस खोलना ना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, एक ही एक्सप्रेस के अंदर एक से ज़्यादा सर्वर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सपोज इसमें गए तो इसके डेटाबेस दिखेंगे और यहाँ से गए आप तो इसके डेटाबेस दिखेंगे, ठीक है। इसमें कोई डेटाबेस नहीं है फिलहाल, है ना। तो ये एक्चुअल में आपका जो 2005 सर्वर है ना, वो है, ठीक है। और ये आपका 2000 सर्वर जो एसक्यूएल सर्वर वो है, ठीक है। तो दोनों को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, क्लियर इतना, ठीक है। अब सपोज हमारे पास ये डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है। इसमें एक पब्स करके डेटाबेस है, हाँ। इस पब्स में कुछ टेबल्स हैं, ये ऑथर्स टेबल, कस्टमर टेबल, डिस्काउंट, एम्प्लॉय, जॉब, ऑर्डर्स, पब्लिशर इन्फॉर्मेशन, पब्लिशर्स, ठीक है। ये सारी सेल्स हो गया, स्टोर्स हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो पब्स डेटाबेस है, ये डेटाबेस जब हम एसक्यूएल सर्वर 2000 इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर एक सैम्पल डेटाबेस आता है ना। मतलब 5 या 6 डेटाबेस ऐसे आते हैं जो ऑटोमेटिकली जैसे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हो वो आ जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर टेबल्स भी रहती हैं, टेबल्स के अंदर डेटा भी रहता है, ठीक है। तो ये समझ लो मतलब प्रैक्टिस के लिए, हमारी प्रैक्टिस के लिए उनने सैम्पल डेटाबेस बना कर दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कुछ ये एक तो पब्स हो गया, ये नॉर्थमेंट हो गया, इसके अलावा एक आध और है,
एक MSDB करके होगा, नॉर्थमैंड हो गया, ये हो सकता है इसमें से डिलीट कर दिए हों, एक दो और रहते हैं, ठीक है, फिलहाल नहीं है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये पब्स डेटाबेस, ठीक है। अब सपोज मुझे क्या है, मुझे इस डेटाबेस पे कोई क्वेरीज चलानी है ना, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस डेटाबेस पे और यहाँ रहता है क्वेरी, न्यू क्वेरीज, इस पर क्लिक किया आपने तो ये अगेन कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, है ना, क्योंकि जब भी आप कोई भी नई विंडो ओपन करना कोशिश करोगे, ठीक है। अब मैंने कहा न्यू क्वेरी, मतलब क्वेरी लिखने के लिए मैं एक नई विंडो ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये उससे कनेक्ट करेगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने कनेक्ट किया तो ये आपकी एक SQL क्वेरी ओपन हो गई है। यहाँ पर एक मतलब एक आपका एडिटर ओपन हो गया जिसमें आप क्वेरीज को लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो दिस इज़ योर सर्वर नेम एंड दिस इज़ योर डेटाबेस नेम, ठीक है। मतलब इस सर्वर पे पब्स नाम का एक डेटाबेस है, ठीक है। और उसके लिए हमने एक SQL क्वेरी 1.SQL करके एक फ़ाइल ओपन कर दी है जिसमें हम कोई भी क्वेरीज लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सपोज़ हमने ये कर रखा है, अब हमको सपोज़ इसी में किसी दूसरे डेटाबेस के लिए, है ना, मैं सपोज़ चाहता हूँ मैं पब्स के लिए नहीं, नॉर्थमैंड के लिए मेरे को कोडिंग लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से गए और नॉर्थमैंड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ देखोगे harish.northmend आ गया, है ना। वापस से हमने पब्स ले लिया नॉर्थमैंड की जगह, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो सपोज़ मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पब्लिशर, ठीक है। पब्लिशर्स नाम की एक टेबल इसमें बनी हुई है ऑलरेडी, ये देखोगे आप टेबल्स के अंदर, ये रहा पब्लिशर्स नाम की टेबल है, ठीक है। ये मैंने इसको किया और यहाँ से एग्जीक्यूट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो अभी एक ही क्वेरी एडिटर में, तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट करोगे तो पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। जब एक से ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं, जैसे सपोज इसी के नीचे मैंने लिख दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर्स, ठीक है। और अगर मैंने मुझे ऑथर्स वाली ये क्वेरी सेलेक्ट करनी है, मतलब एग्जीक्यूट करनी है, तो पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो केवल ये वाली क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होगी। इन केस मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ और डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ देखो, है ना, ये फर्स्ट क्वेरी का रिजल्ट ऊपर आया और इसी के नीचे सेकेंड क्वेरी का, मतलब दोनों क्वेरीज जो हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो जब इस एडिटर पे, इस फाइल पे अगर एक से ज़्यादा क्वेरीज लिखी हो और आपको कोई पर्टिकुलर एक ही क्वेरी या दो ही क्वेरी एग्जीक्यूट करना हो, तो आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इतना, इसके बाद अब सपोज़ ये हमको समझ में आ गया कि ये सिंपल एक सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल है, ठीक है। अब देखो, अब वन बाय वन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वापस, ठीक है। अब ये थोड़े से कीवर्ड समझ लो कि जो सिलेक्ट क्वेरी रहती है, ठीक है, ये जो हमने क्वेरी लिखी थी, जैसे अभी ये देखो ये क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट और फ्रॉम को देखो तो ये ब्लू कलर में आ रहे हैं, बाकी सब ब्लैक में आ रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें ब्लू कलर में आ रही है ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब जो पहले से डिफाइंड है ना। तो सेलेक्ट क्लोज जो रहता है, ठीक है, उनको क्लोज भी बोलते हैं। सेलेक्ट क्लोज जो रहता है, इट शोज दैट द सिलेक्ट कॉलम्स, है ना, इट इज़ फॉर द कॉलम्स, ठीक है। तो मतलब इसके बाद में आप जो भी लिखोगे वो कॉलम से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम क्लोज जो रहता है, फ्रॉम क्लोज इज रिलेटेड टू दी टेबल। इसके बाद जो भी आप लिखोगे टेबल, मतलब सिलेक्ट करना है आपको, क्या क्या सिलेक्ट करना है। तो सपोज अभी फ़िलहाल मैं जिससे मैंने AU_L नेम, ठीक है, एंड कॉमा AU_F नेम, मीन्स हमने सिलेक्ट किया है AU_L नेम को और AU_F नेम, इन दो कॉलम को हमने सिलेक्ट किया है। अब फ्रॉम, चूँकि हमारे डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हैं, ठीक है, तो हमने कौन सी वाली टेबल को सिलेक्ट किया है, कौन सी वाली टेबल में से इन कॉलम को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो उस टेबल का नाम
पब्लिशर्स। ठीक है, तो सिलेक्ट क्लोज बताता है कॉलम्स को, फॉर्म क्लोज बताता है टेबल। ठीक है, अब आप इसको सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट करो तो सम मिस्टेक, कॉलम्स के नाम कुछ गलत हो गए। ओके, सपोज हमने पब्लिशर लिखा है, ये ऑथर्स के अंदर है। ठीक है, ऑथर्स के अंदर है और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये आ गया आपको। ठीक है, तो ये अपने ऑथर्स के नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखो कि सपोज अभी हमने जो क्वेरी चलाई है, ठीक है, इसमें तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे ऑथर्स का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया हमारे पास, है ना, मतलब ये लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आ गया। लेकिन हम पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड ऑथर्स को ही देखना चाहते हैं। सपोज जिससे मैंने वापस से मैंने लिखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर्स। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। F5 शॉर्टकट रहता है जिससे आप प्रेस करोगे सारे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज अगर देखो आप इसमें ऑथर्स को देखोगे तो यहाँ पर देखो स्टेट में CA टेंस फॉर कैलिफोर्निया। ठीक है, ऐसे ही KS करके है, TN करके है, OR करके है, अलग अलग स्टेट के ऑथर्स हैं, है ना। अब सपोज मुझे एक पर्टिकुलर कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है कि जो ऑथर्स हों वो उनकी स्टेट जो है वो CA हो। केवल मुझे वही ऑथर्स देखने जिनकी स्टेट CA हो, मतलब कैलिफोर्निया स्टेट वाले। ठीक है, तो कंडीशन लगाने के लिए सिलेक्ट में एक क्लॉज रहता है, यहाँ पर लगा लेते सपोज हम वेयर क्लोज, या फिर यहाँ लगा सिंपल इस पर लगाओगे ज़्यादा अच्छा, वेयर क्लोज लगा। ठीक है, वेयर मतलब ये कंडीशन बताया। अब इसके बाद में हमको कंडीशन क्या लिखनी है, स्टेट इज़ इक्वल टू, चूँकि स्टेट इज़ ए कैरेक्टर टाइप, सो वी हैव टू पुट दिस इनटू सिंगल कोट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहती है उसको बिना कोट्स के लिखना है, एंड स्ट्रिंग, डेट, टाइम, इस तरह की कोई भी वैल्यू अगर है, कैरेक्टर, वेयर, केयर, इनको सिंगल कोट में लिखना है। ठीक, नाउ सिलेक्ट दिस एंड एग्जीक्यूट, सो यू विल गेट ऑल द ऑथर्स हु लिव इन द कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर आपको जितने भी ऑथर्स मिलेंगे सारे के सारे कैलिफोर्निया स्टेट वाले मिलेंगे। ठीक, अब सपोज देखो कैलिफोर्निया के अलावा और कौन से स्टेट के हैं अपने पास में, जैसे KS। ठीक है, तो यहाँ पर CA की जगह मैंने लिख दिया KS, कैंसास के है। इनको सेलेक्ट करके मैंने लिख दिया, तो ये देखो वी आर हैविंग ओनली वन ऑथर, है ना, हु लिव इन द KS। नाउ वन मोर थिंग वी जस्ट चेंज इट। सपोज मैंने कैलिफोर्निया लिखा और इसको सिलेक्ट किया और इसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया, देख लिया, तो हमारे पास खूब लंबी चौड़ी लिस्ट मिल गई है। ठीक है, अब मुझे दो कंडीशन लगानी है। ठीक है, कि जो कैलिफोर्निया स्टेट में तो रही सही और साथ ही साथ उसकी सिटी जो है वो ऑकलैंड रहे। ठीक है, तो यहीं पर हम वेयर के साथ में स्टेट इज इक्वल टू CA एंड सिटी इक्वल टू ऑकलैंड। ठीक है, तो ये एंड कंडीशन क्या कहता है कि ये कंडीशन एंड दिस कंडीशन, बोथ कंडीशन आर ट्रू, देन दिस ओवरऑल कंडीशन इज ट्रू। और इन केस अगर इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये ओवरऑल कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये देखो हमारे पास वही रिकॉर्ड आए हैं। ठीक है, जो उन्हीं ऑथर्स के रिकॉर्ड्स आए हैं जो ऑथर्स कैलिफोर्निया में लेते हैं और उनकी सिटी ऑकलैंड। तो वी कैन यूज एंड और नॉट दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स in this where condition. Suppose let's have some more example. अब suppose अब देखो इस एंड की जगह है ना मैंने और लगा दिया। ठीक है, अब सपोज ये CA और स्टेट अगर CA रही, मतलब जैसे सिटी अगर ऑकलैंड रही तो डेफिनेटली उसका स्टेट CA ही होगा,
है ना, लेकिन मैंने और कंडीशन लगा दी। और का मतलब या तो स्टेट सीए हो या फिर जो सिटी हो, है ना, वो सिटी हम ये वाली लेते हैं, ठीक है, कॉर्वलिस जो लिखा हुआ ये वाली हमने सिटी ले, ठीक है। तो देखो कॉर्वलिस, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ चलाया, ठीक है। तब ये और कंडीशन क्या बता रही है कि या तो उसकी स्टेट सीए हो ऑथर की, है ना, या फिर उसकी सिटी जो है वो आपकी जो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है वो, ठीक है। तो देखो वही वाले ऑथर्स हमको दिखाई देंगे, उन्हीं ऑथर्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी जिनकी सिटी स्टेट या तो कैलिफोर्निया है, सीए है, या फिर जिनकी सिटी ये कॉर्वलिस है, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से हम सिलेक्ट क्वेरी जो रहती है, इस सिलेक्ट क्वेरी के साथ में कोई भी वेयर कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट स्टार, स्टार डिनोट्स फॉर द ऑल कॉलम्स, है ना। और अगर आपने इस तरह से मेंशन किया है, सपोज जैसे मैंने ये वेयर कंडीशन उठा के यहाँ लगा दी, यहाँ से, है ना, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज विजिबल और रिट्राइव। कंडीशन अभी भी वही है ना, मतलब जिसका आप देखोगे नंबर ऑफ रोज़ कितनी आई 16, अगर इसमें भी आप सिलेक्ट करोगे तो नंबर ऑफ रोज़ आपके पास में 16 ही आएगी, ठीक है। जबकि आपकी टोटल ऑथर्स कितने हैं आपके डेटाबेस में आप देखोगे तो 23 है ना। तो जो रेस्ट जो भी ऑथर्स थे वो आपके रिट्राइव होकर नहीं आए इस कंडीशन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम कंडीशंस इसमें लगा सकते हैं। अब और इसमें देखो, सपोज हम कोई दूसरी सेलेक्ट क्वेरी बना लेते हैं कि सेलेक्ट ओके जस्ट सी, सपोज मैं कोई दूसरी टेबल देखता हूँ, सेल्स देखिए, है ना। सेल्स में कॉलम क्या क्या है, टाइटल, आईडी, क्वांटिटी, ऑर्डर, डेट, और इसको भी छोड़ो। स्टोर्स में देखो, स्टोर नेम, स्टोर एड्रेस, स्टोर आईडी, सेल्स में ही देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल सेल्स जो भी हैं, जो भी सेलिंग हुई है उस सेलिंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल रखी है। तो स्टोर आईडी मतलब हमारे पास डिफरेंट स्टोर्स हैं, तो हर स्टोर का कुछ ना कुछ यूनिक आईडी है, ठीक है। उसका ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर का मतलब एक जैसे सपोज हमारे पास कोई बुक स्टोर है, ठीक है, तो एक बुक स्टोर पे एक से ज़्यादा ऑर्डर आ सकते हैं बुक्स के, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टोर से एक पब्लिशर है कोई, उस पब्लिशर ने अपने खूब सारे स्टोर्स लगा रखे हैं, ठीक है। हर स्टोर की इन्फॉर्मेशन वो रखना चाहता है, तो इनने एक ही सेल नाम की टेबल बनाई है कि हर स्टोर जो भी सेल करेगा, है ना, डेली, ठीक है, वो सेल की इन्फॉर्मेशन अपन इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। तो सपोज देखो यहाँ क्या है कि स्टोर आईडी 6380, है ना, उसने एक ऑर्डर नंबर दिया है 6871, ठीक है। कौन सी डेट को दिया है, क्वांटिटी कितनी है ना, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर था, ठीक है। ये पे टर्म्स नेट 60, ये छोड़ो। टाइटल आईडी, टाइटल मतलब कौन सी पर्टिकुलर बुक के लिए ऑर्डर प्लेस हुआ था या फिर सेल हुई थी बुक्स, ठीक है। तो 5 बुक ये वाली, है ना, ये आईडी दे रखे सबको, टाइटल आईडी हर बुक को, ठीक है। 5 बुक्स ये वाली इस डेट को इस स्टोर से, है ना, सेल हुई है, ठीक है, और उसका सेल नंबर या फिर ऑर्डर नंबर ये है आपको, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सारे स्टोर्स की क्वांटिटी लिखी होगी, सारे ऑर्डर्स की, है ना। तो अगर मुझे कुछ ऐसी कंडीशन लगानी है कि मैं चाहता हूँ कि उन सारे स्टोर्स की आईडी हमें मिल जाए या फिर उन सारे सेल्स की इंफॉर्मेशन हमको मिल जाए जिनकी क्वांटिटी जो है वो लेस देन 10 है, कि जिसने 10 से कम बुक बेची है, उनकी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए उन सारे स्टोर्स की, ठीक है। तो सपोज इसके बाद मैंने वेयर कंडीशन लगा दी कि वेयर QTY, क्वांटिटी इज लेस देन
10। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, कि एक ये स्टोर आईडी है और एक ये है, मतलब सेम, ठीक है। इस स्टोर आईडी के पास जो ऑर्डर आ रहे हैं उसमें क्वांटिटी कम आ रही। अगर मुझे ग्रेटर देन करना तो ये ग्रेटर देन, ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब आ जाएगी, है ना, जिनकी क्वांटिटी इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेटर्स का भी यूज़ सिलेक्ट के साथ में कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग, सपोज मैं ये वेयर कंडीशन हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ भी सपोज मैंने कर दिया कि स्टोर आईडी कॉमा और सपोज मैं दे देता हूँ ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, मीन्स हम स्टोर आईडी और ऑर्डर अंडरस्कोर डेट हम देख रहे हैं, ये देखा। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, या फिर सिंपल लिखो आप स्टोर आईडी, लेट्स सिंपल, देखो यहाँ मैंने लिखा सम और ब्रैकेट में लिखा QTY, ठीक है। और अभी देखो मैं इसको रन करूँगा 493, तो ये क्या निकला है, सम ऑफ टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो जितने भी बुक्स की सेलिंग हुई है, अब मुझे देखना है कि पर्टिकुलर कितनी बुक अभी तक सेल हुई है मेरे पब्लिशर्स की, है ना, मेरी पब्लिश की हुई बुक्स कितनी सेल हुई। तो मैंने क्या कर दिया, सम निकाल दिया टोटल क्वांटिटी का, ठीक है। तो दिस फंक्शन, दिस इज अ इनबिल्ट फंक्शन, SQL फंक्शन, दिस फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेटेड फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से आपको टोटल सेल निकला है, ठीक है। अब सपोज इसके ऊपर आपको रिजल्ट जो दिखा दे रहा है, नो कॉलम नेम, है ना, कोई कॉलम का नेम नहीं, तो हम दे सकते हैं कॉलम नेम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो इक्वल टू करके मैं यहाँ पर लिख दूँ कि टोटल सेल, ठीक है, टोटल अंडरस्कोर सेल। तो अब जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा इसको तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। या फिर एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका और रहता है कि इसके बाद में लिखो आप एज टोटल अंडरस्कोर सेल, इसको भी आप एग्जीक्यूट करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, है ना। तो इक्वल टू करके भी हम यूज़ कर सकते हैं, एज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये रहता है कि रीनेमिंग द कॉलम, है ना, पर फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेरी, मतलब इसमें टेबल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, केवल ये यहाँ पर शो होने के लिए आपको इस तरह से हम रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। इवन हम कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे सपोज ये वाला लिया था, ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको, ये एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो यहाँ देखो AU_L नेम दिख रहा है ना। तो ये दिखने में इतना ज़्यादा रीडेबल नहीं रहता है और अच्छा भी नहीं दिखता है इसको, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको लिख दिया कि जो AU_L नेम या फिर F नेम है, इसको मैं एज करके लिख देता हूँ कि ऑथर फर्स्ट नेम, ऐसा मैंने लिख दिया और इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पर देखो ऑथर्स फर्स्ट नेम, हेड में ऑथर्स फर्स्ट नेम लिखा जाता है। इन केस आप अगर स्पेस देना चाहते हो बीच में इस तरह से, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये ऑथर फर्स्ट नेम आएगा। इस तरह से हम किसी भी कॉलम को रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ और फंक्शंस भी होते हैं एग्रीगेट, ठीक है। एक होता है एवरेज निकालने के लिए AVJ, सपोज इसको आप निकालोगे तो इससे आपको एवरेज सेल पता चल जाएगी आपकी, है ना। टोटल सेल की जगह ये कौन सी सेल हो गई आपकी, AVJ या फिर एवरेज सेल। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि जो टोटल सेल है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिल्स या फिर जो मतलब टोटल क्वांटिटी है,
क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल्स, है ना, तो उससे आपका एवरेज निकल आएगा। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, है ना, जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं।